हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज से हम लोग आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। और यह भी जो आज से जो प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है वह पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग शुरू करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। इसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ मार्केट में अन्य जो प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं, जो नए वाले प्रैक्टिस सेट्स हैं, चाहे वो आपके DIS के हो, दृष्टि IAS के हो, उन सबको भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पसाड़ी का स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? नाहरान, नौदा टोली, खैराटी या फिर सौगौरा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नौदा टोली। नौदा टोली जो है आपके मध्य प्रदेश में है, यह मध्य प्रदेश में, जबकि नाहरान, खैराटी और सौगौरा यह तीनों स्थल जो ताम्रपासाड़ी का स्थल है आपके उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वप्रथम कृषि का जो प्रारंभिक है किस काल में हुआ था? कृषि का प्रारंभ यह बताना है। नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पूरा या फिर ताम्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में कृषि का जो प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। और भारत में वर्तमान समय में जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, के साक्ष्य मिले हैं, या उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर के लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, जो 800 से लेकर के 900 8000 से 9000 ईसा पूर्व जो है पुराना कृषि का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? हड़प्पा की खोज राखलदास बनर्जी, चनहुदड़ों की मैके, रोपड़ की यज्ञदत्त शर्मा और लोथल का RS बिष्ट। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी नहीं बल्कि दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चनहुदड़ों की मैके द्वारा, रोपड़ की खोज की गई थी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, और लोथल की खोज RS बिष्ट नहीं बल्कि SR राव द्वारा की गई थी। SR राव द्वारा, ठीक, SR राव द्वारा लोथल की खोज की गई थी। तो पहला और चौथा जो है आपका सही गलत हो जाएगा। राखलदास बनर्जी की अगर हम बात करें, इनके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और RS बिष्ट इन्होंने धौलावीरा की खोज की थी। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा सभ्यता कालीन हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा बाद की सभ्यता और हड़प्पोत्तर तीनों जो सभ्यताएं हैं, हड़प्पा के पहले की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा काल के बाद की तीनों सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है? ऐसा कौन सा स्थल है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडा। तीनों अगर हम देखें तो मांडा जो जम्मू कश्मीर है, या प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अतिरिक्त सुतकोटंडा हो गया, ठीक है, सुतकोटंडा, धौलावीरा, राखी गढ़ी, ये भी जो है मुख्य रूप से तीनों जो है सैन्य स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, मांडा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं? दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पे है, आलमगीरपुर है यमुना नदी के तट पे, सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पे और मांडा सिंधु नदी के तट पे। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुतका गेंडोर जो है यह दास्क नदी के तट पे है। ठीक है, दायमाबाद की बात करें तो यह प्रवरा नदी के तट पे है, प्रवरा नदी के तट पे। आलमगीरपुर मेरठ यह आपके हिंडन नदी के तट पे है। ठीक, हिंडन नदी के तट पे है। मांडा यह चिनाब नदी के तट पे है, चिनाब। तो सी जो है आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? सारतुलई किस देश में स्थित है यह बताना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या फिर भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। सारतुलई या इसे कहीं कहीं आपको सूरतघई देखने को मिलेगा। ठीक है, सूरतघई या सारतुलई, और यह जो है आपके अफगानिस्तान में स्थित है। और यहाँ से प्राचीनतम जो नहर का साक्ष्य है सूरतघई से मिला है। ठीक है, सूरतघई या सारतुलई से, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और यह वर्तमान समय में जो स्थल है अफगानिस्तान में है। निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर नहीं पाया गया है? बैल, हिरन, घोड़ा या फिर गैंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घोड़ा का अंकन जो है नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग 4000 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और यह चारों जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, यह मुख्य रूप से चौकोर सेलखड़ी की बनी हुई थी। और इन मुहरों पर अनेक पशुओं के चित्रों का अंकन भी मिलता है, लेकिन किसी भी मुहर पर घोड़े का अंकन नहीं मिला है। ठीक है, घोड़े का अंकन नहीं मिला है, तो सी इसका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है?
हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक प्रकृति का था। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, यह गलत है। हड़प्पा सभ्यता में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक रीति रिवाजों का प्रचलन था, जैसे अंतिम संस्कार की विभिन्न प्रकृतियां पाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अगर अन्य की बात करें तो अन्य सभी है सही है, लेकिन तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या भावचित्रात्मक, इसकी जो लिपि थी भावचित्रात्मक थी, जिसे पिक्टोग्राफिक भी कहा जाता है, और समाज मात्र सत्तात्मक था। ऐसा क्यों था? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में किसी भी नरसंहारक जो हथियार है इनकी प्राप्ति नहीं मिली है, और मात्र देवी की मूर्तियां अधिक पाई गई हैं। ठीक है, और हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसका मतलब उदाहरण हमको देखने को मिल जाता है अन्य जगहों पे, जहाँ पे लोग जो है मृत्यु के बाद जो है उसके साथ अन्य वस्तुओं को दफनाते थे। ठीक है, अन्य वस्तुओं को दफनाते थे, और ऐसा माना जाता था कि यह लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं इसमें समानता नहीं देखने को मिलता है, तो सी जो है आपका गलत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा प्रचलित मत है? बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में अनेक जो इतिहासकार हुए हैं उनके द्वारा अलग अलग मत दिया गया है। ठीक है, किसी ने बताया है कि बाढ़ और भूकंप के कारण जो प्राकृतिक आपदा आया उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। किसी लोगों का मानना था कि नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया, और लंबे समय तक पानी से दूर रहने के कारण जो इन लोगों का कृषि क्षेत्र था, कृषि न हो पाने के कारण, दूसरी वस्तु जो है पीने के लिए जल की उपलब्धता कम होने के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ लोगों का मानना है कि आर्यों ने आक्रमण किया, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। यह सभी कारण जो है अनेक जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा यह मत दिया गया है। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? वितस्ता, अस्किनी, गोमल, या फिर सरस्वती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसमें गोमल शामिल नहीं है। प्राचीन आर्यों की निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र को बताया गया है, और सप्त सिंधु क्षेत्र जो दक्षिण क्षेत्र से लेकर के यमुना नदी तक इसका विस्तार मुख्यतः पाया गया है, और इसमें 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। सिंधु, वितस्ता जिसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, अस्किनी जिसे वर्तमान में चेनाब के नाम से जाना जाता है, परुश्री जिसे वर्तमान में रावी, विपाशा जिसे व्यास, शतुद्री सतलज, और सरस्वती। ऐसा माना जाता है कि सप्त सिंधु आर्यों का जो मूल निवास है सप्त सिंधु प्रदेश में इन नदियों वाले क्षेत्र में था। ठीक है, दोआब क्षेत्र में इन नदियों के, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमल इसमें शामिल नहीं था। ठीक, और गोमल की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में जो आपका गोमती नदी है, वर्तमान समय में जो गोमती नदी है, इसको प्राचीन काल में गोमल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, या फिर सामवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए जो ऋग्वेद है इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय, कौशिकी। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 2 है, जैमिनी और तांड्य। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ और तैत्तिरीय। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ 1 है, गोपद। ठीक है, तो यह इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये भी याद रखिएगा। इसके ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है, क्योंकि 2021 में यूपी पीसीएस में जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया था। ठीक, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा जाता था? सूर्य, इंद्र, वरुण, या फिर विष्णु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र को। उत्तर वैदिक काल में कृषि वैदिक लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन गया था। कृषि के लिए बैल, भैंसे के घरों में पाला जाने लगा। ठीक है, जो पशुपालन है यह मुख्य रूप से कृषि के उद्देश्य से भी किया जाने लगा। इसके साथ साथ इंद्र, जिन्हें वर्षा का देवता, कृषि का देवता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और देखिए जो वैदिक काल में जो मुख्य पेशा था आर्यों का वह पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य पेशा बन गया वह कृषि हो गया। ठीक, कृषि हो गया, और जो पशुपालन है यह सेकेंडरी हो गया, पशुपालन प्राथमिक हो गया। जबकि वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में पशुपालन प्राथमिक था और कृषि आपका सेकेंडरी था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह बदल जाता है और कृषि प्राथमिक पेशा बन जाता है, और इंद्र जिन्हें वर्षा का देवता, कृषि का देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? कुछ जैन तीर्थंकर दिए गए, उनका प्रतीक
नेमिनाथ का प्रतीक था अश्व, अजितनाथ का कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और मल्लीनाथ का सिंह। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प था। नेमिनाथ इनका प्रतीक चिन्ह था शंख, इनका प्रतीक शंख था। अजितनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था, हाथी। मल्लीनाथ इनका प्रतीक चिन्ह जो है कलश था, इनका प्रतीक चिन्ह था कलश, ठीक। और पार्श्वनाथ का सर्प, यह जो है पूछ लेता है मिलान करने के लिए या फिर इसे क्रम से लगाने के लिए या जो प्रतीक चिन्ह है उनसे मिलान करने के लिए, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेमिनाथ का शंख था, अजितनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प, मल्लीनाथ का कलश। ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सही है? बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सही है? बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, गलत हो जाएगा। बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, ये भी आपका गलत है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। बौद्ध जो है पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है इसको स्वीकार करते हैं। महात्मा बुद्ध जो है या बौद्ध दर्शन जो है यह आत्मा की सत्ता या आत्मा का जो सिद्धांत है इसको नहीं मानता है, जिस पर यह सवाल खड़ा हुआ था कि अगर आत्मा की सत्ता को नहीं मानेंगे तो पुनर्जन्म किसका होगा, ठीक है। इस पर जो बौद्ध दर्शन है या जो महात्मा बुद्ध है इन्होंने कहा था कि इसमें जो पुनर्जन्म होता है या आत्मा का नहीं बल्कि चेतना का होता है। और चेतना कौन है? चेतना पंचभूतों जो पंच तत्व हैं उससे, अग्नि जल वायु, ठीक है, पंचभूतों से निर्मित है, ठीक है। तो इनका क्या मानना था कि पुनर्जन्म होता है लेकिन आत्मा नहीं है। और इस पर जब सवाल खड़ा हुआ था कि आत्मा की सत्ता को नहीं स्वीकार करेंगे तो पुनर्जन्म किसका होगा, तब इन्होंने बताया था कि आत्मा जैसी कोई भी शक्ति या फिर से कुछ भी नहीं होता है, और जो पुनर्जन्म होता है वह चेतना का होता है, और चेतना जो है यह पंचभूतों से निर्मित है, ठीक है। तो याद रखिएगा पुनर्जन्म होता है लेकिन आत्मा की सत्ता नहीं होती है, यह बौद्ध दर्शन का मानना है। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? चेदी, सोथिवती, अस्मक, पोटिल, कंबोज, हाटक, अंग, राजगृह। इसमें कुछ क्षेत्र दिए गए और उसकी राजधानी दिया गया है, आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वह आपका गलत हो जाएगा। जो महाजनपद में दिए गए हैं, अंग राज्य की राजधानी थी चंपा, अंग की राजधानी चंपा थी, ठीक। और राजगृह की अगर हम बात करें तो यह मगध की राजधानी थी, मगध की, ठीक। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? कनिष्क, उदयन, प्रसेनजीत या फिर बिंबिसार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उदयन द्वारा। हर्यक वंश का शासक उदयन, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से हस्तांतरित करके पाटलिपुत्र स्थापित किया। किसने किया था? उदयन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह हर्यक वंश का शासक था, यह भी याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा नहीं था। मौर्य काल में वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार शिक्षा दिए जाते थे, और इस काल में धर्म, व्याकरण, अर्थ, व्रत, जो राजनीति है इनसे संबंधित जो शिक्षा है वह दिया जाता था। मौर्य काल में जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन थे, नालंदा नहीं था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य किससे मिलता है? नासिक अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, बेसनगर या फिर मेहरौली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नानाघाट। और यह रानी नागानिका जो है इनका अभिलेख है नानाघाट में। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि ब्राह्मणों को जो भूमिदान देने की जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम भूमिदान की जानकारी इसी से मिलती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और यह सातवाहन वंश से संबंधित थी। सबसे पहले जो भूमिदान देने की प्रथा की शुरुआत की गई थी वह सातवाहनों द्वारा ही की गई थी, और रानी नागानिका के नानाघाट अभिलेख से जो है भूमिदान देने की उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है। और सबसे पहले जो भूमिदान दिया गया था वो ब्राह्मणों को दिया गया था, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रथम बंदरगाह है? चौल, कल्याण, कैम्बे या फिर भड़ौच। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भड़ौच। भड़ौच बंदरगाह जो है, भड़ौच हो गया, चोल, कल्याण, कैम्बे या प्रमुख बंदरगाह थे। भृंगुकच अथवा जिसे भड़ौच के नाम से जाना जाता था, यह पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत में हुड़ सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? भारत में हुड़ वंश की जो स्थापना की गई थी किसके नेतृत्व में की गई थी? तोरमाड़, साल, मिहिरकुल या फिर दंती दुर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तोरमाड़ के नेतृत्व में।
जो मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, जिसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और खुशनवाज के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह जो है असफल रहा। उसके बाद जो है होरों द्वारा दोबारा आक्रमण किया गया था तोड़माड़ के नेतृत्व में, और उसके बाद इन्होंने भारत में अपना शासन स्थापित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? दिग्विजय, दक्षिण विजय, रण विजय या फिर धर्म विजय? इसका सही आंसर ऑप्शन दक्षिण भारत की विजय को धर्म विजय कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैनद्रमीज के नाम से जाना है? किस शासक को ग्रीकों द्वारा अग्रमीज या जैनद्रमीज के नाम से जाना जाता था? सिकंदर, घनानंद, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद को अग्रमीज या जैनद्रमीज कहा गया है। ठीक है, ग्रीकों द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यावदान या फिर गार्गी संहिता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम गुप्तचर प्रणाली का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में राज्य के गुप्तचर में इनके लिए जो शब्द मिलता है गुप्तचरों के लिए आपके अर्थशास्त्र में, वह गूढ़ पुरुष मिलता है। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया। ठीक है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। और इसमें गुप्तचर विभाग का नाम जो है महामात्यापसर्प मिलता है। ठीक है, महामात्यापसर्प। गुप्तचर विभाग जो होता था उसे महामात्यापसर्प कहा जाता था। ठीक, और इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष और गुप्तचरों से संबंधित जो संस्था थी उसे महामात्यापसर्प कहा जाता था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों के चित्रों का अंकन मिलता है? अगाथोवलीज, हुविस्क, चंद्रगुप्त या फिर भागभद्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुविस्क के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव इन दोनों के चित्रों का उल्लेख किया गया है। इन दोनों लोगों का जो चित्र है वह हुविस्क के सिक्कों पर मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुषाणों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे जो 124 ग्रेन का था, और हुविस्क के सिक्के पर भारतीय देवी देवताओं में पहली बार कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। जो उनका चित्रण है वह कुषाण शासकों से अधिक हुविस्क के सिक्के पर मिलता है, जिसमें बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, शंकरसर, उमा, उसके साथ साथ आपके जो वासुदेव हैं इन लोगों के चित्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वीरसेन, साव, हरिशेठ, वत्स भट्टी या फिर कालिदास? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वत्स भट्ट द्वारा मंदसौर जो प्रशस्ति है इसकी रचना की गई थी। वत्स भट्टी कुमारगुप्त प्रथम इनके दरबारी कवि थे, और इनके द्वारा 472 ईस्वी में मंदसौर अभिलेख या मंदसौर प्रशस्ति की रचना की गई थी। वीरसेन साव चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध सचिव था, जिसकी रचना उदयगिरी गुहालेख है। हरिशेठ द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी, और कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवशियम, रघुवंशम, मेघदूतम इसकी रचना की थी। ठीक है, तो मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है वत्स भट्टी से। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्रियदर्शिका, इसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्षचरित वाणभट्ट, मयूर शतक मयूर और मयूर शतक जयसेन, सूर्य शतक मयूर और मयूर शतक जयसेन, कौन सा विकल्प इसमें गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत है। ठीक है, डी गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें, इसमें सूर्य शतक इसकी रचना मयूर ने की थी, जो हर्ष के दरबार का एक विद्वान था। इसके अलावा इसके दरबार में हरिदत्त जयसेन भी निवास करते थे। ठीक है, और डी जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मयूर शतक, सूर्य शतक इन दोनों की रचना जो है मयूर ने की थी, जयसेन ने नहीं की थी। ठीक है, मयूर शतक हो गया, सूर्य शतक हो गया, इन दोनों पुस्तकों की जो रचना है वह मयूर द्वारा की गई थी। तो डी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था? सुदामा, लोमहर्ष ऋषि, कर चौपाड़ या फिर विश्व चौपड़ी? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोमहर्ष ऋषि। इस गुफा का निर्माण जो है यह अशोक ने नहीं करवाया था। ठीक है, अशोक ने नहीं करवाया था। इसमें अगर हम बात करें, अशोक द्वारा 12वीं से लेकर के 19वीं सदी तक सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर चौपाड़ इन सभी का निर्माण जो है बराबर की पहाड़ी पे करा गया था। ठीक, जबकि अशोक का जो पौत्र था जिसका नाम था दशरथ, इसके द्वारा नागा अर्जुनी पहाड़ी पर लोमहर्ष गुफा का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो लोमहर्ष गुफा का निर्माण अशोक का पौत्र दशरथ ने करवाया था
दशरथ ने करवाया था नागार्जुनी पहाड़ी पर, नागार्जुनी पहाड़ी पर। और अशोक ने जिन गुफाओं का निर्माण करवाया था बिहार में बराबर की पहाड़ी पर करवाया था, सुदामा झोपड़ी, कर चौपाड़, लोमहर्ष ऋषि, ठीक है, सॉरी लोमहर्ष ऋषि का विश्व झोपड़ी, इन सब का निर्माण आपके अशोक ने करवाया था। मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? बलि, रज्जु, विविध या फिर हिरण्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बलि। बलि जो है एक प्रकार का धार्मिक कर था मौर्य काल में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रज्जु की बात करें, भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर था। विविध या चारागाह कर था। हिरण्य यह नगद के रूप में लिया जाने वाला, यह जो है नगद कर था जो अनाज के रूप में लिया जाता था, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत जो है कुषाणों द्वारा की गई थी। शकों और पार्थियनों ने संयुक्त शासन का प्रचलन किया था। संयुक्त शासन जो है शकों और पार्थियनों ने चलाया था। शकों और कुषाणों ने पार्थियनों के माध्यम से क्षत्रपी प्रणाली चलाई थी और कुषाणों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। तो द्वैत शासन पूछा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। शतमान सिक्के किस धातु के बने होते थे? शतमान सिक्के जो है चांदी के होते थे, ठीक है, शतमान सिक्के चांदी के होते थे। और काकिनी यह जो है तांबे के सिक्के को काकिनी कहा जाता था, ठीक है। सोने के सिक्कों को निष्क, स्वर्ण या फिर पर्ण कहा जाता था। और सोने, चांदी, तांबा, रागी, सीसा, इन धातुओं का जो इन धातुओं के मिश्रण से जो सिक्के का निर्माण किया जाता था उसको करसापड़ कहा जाता था, करसापड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया गया था महेंद्रादित्य द्वारा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महेंद्रादित्य द्वारा कराया गया था। और देखिए कुमारगुप्त को ही महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कुमारगुप्त सबको पता है, हो सकता है कि अगर क्वेश्चंस घुमार करके पूछे तो इनका जो सेकेंड दूसरा नाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो महेंद्रादित्य कुमारगुप्त को ही कहा जाता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज, सौर मंदिर या फिर लिंगराज मंदिर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लिंगराज मंदिर। इसका संबंध पल्लवों के काल से नहीं है, ठीक है। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है जिसका निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। और इसका जो निर्माण है राज सिंह शैली में कराया गया है, ठीक है। कैलाश मंदिर काशी में है और यह मंदिर राज सिंह शैली में इसका भी निर्माण हुआ था। और राज सिंह शैली के जो चरमोत्कर्ष का काल था उस समय इसका निर्माण हुआ था और पल्लवों के सबसे अलंकृत मंदिरों में से एक है। और उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा कराया गया था। लिंगराज मंदिर जो पूर्णतः विकसित नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। और लिंगराज मंदिर यह जो है कुतिबास मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। लिंगराज मंदिर को कुतिबास मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली में किया गया है, नागर शैली में किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन या फिर नंदी वर्मन द्वितीय? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतितुर्क, सॉरी नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। वातापी कोड की उपाधि जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा धारण की गई थी। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के बाद नरसिंह वर्मन जो है इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम शासक था। काशी के पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु या सिंह वर्मा को माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक था सिंह विष्णु, ठीक है। सिंह विष्णु जो है वास्तविक संस्थापक था पल्लवों का, लेकिन अगर संस्थापक पूछ ले तो वह सिंह वर्मा था। और अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक था पल्लवों का वह अपराजित वर्मन था, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का जो प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है वह कौन सी है? वह गुफा है आपका एलोरा। एलोरा में तीनों धर्मों से संबंधित जो प्रतिमाएं हैं, मूर्ति हैं, चित्र हैं, यह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें गुफा संख्या 1 से लेकर के 12 तक यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। 13 से लेकर के 29 तक गुफा संख्या हिंदुओं से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बौद्धों के संबंधित जो गुफा है वह 1 से लेकर के 12 तक है, ठीक। उसके बाद आपका जो हिंदुओं से संबंधित जो गुफाएं हैं 13 से लेकर के 29 तक है, ठीक। और जो जैन हैं इनसे संबंधित जो गुफाएं हैं 30 से लेकर के 34 तक हैं। और इसमें कुल गुफाओं की जो संख्या है वह 34 है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जिसमें से 1 से लेकर के 12 गुफा जो है यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से और 30 से 34 तक जैन धर्म से, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराम चरित्र
उत्तराचरितम की रचयिता कौन है? उत्तरा जो रामचरित है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना की थी भवभूति ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, भवभूति द्वारा इसकी रचना की गई थी। और ये भवभूति जो है या कन्नौज नरेश कन्नौज के जो शासक थे यशोवर्मन, इनके दरबार में निवास करते थे। और इन्होंने संस्कृत में 3 ग्रंथों की या 3 नाटकों की रचना की थी, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तमाचरित। ठीक है, उत्तरा रामचरित इसकी रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी, भवभूति द्वारा। ठीक है, और यह जो है कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। ऑप्शन भी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? मोहम्मद गौरी जब गजनी जा रहा था तो इसको जो है खोखर जाटों द्वारा इसे पराजित किया गया था और मार दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ पे? मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, लाहौर में। और इसकी अगर हम बात करें, चौगान पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में हो गई थी और उसके बाद इसको वहीं पे दफना दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलबरी, सिम्फाई, खिम्फाई, गुज या फिर करलुग? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इलबरी तुर्क था। यह बलबन जो है यह एक इलबरी तुर्क था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? दिल्ली का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने दक्कन पर अधिकार किया था। अलाउद्दीन, महावत खान, शाहजहां और औरंगजेब, इन सभी ने अपने शासन काल में जो है दक्कन पर अभियान किया था, लेकिन भारत पर पहला जो तुर्की आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। और वहीं दक्षिण जाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य जो था वो धन प्राप्ति था। ठीक है, और इसके दक्षिण अभियान का ये भी अगर पूछ ले कि इसके दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो दास था मलिक काफूर, इसके द्वारा दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया था? मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, मोहम्मद तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुसरो शाह जो है अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, खुसरो मलिक जो नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से शासन करता था और इसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति की उपाधि दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मसाहत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मसाहत का संबंध किससे था? यह जो है भूमि था। मसाहत पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था और इसमें प्रति इकाई विश्व को आधार बनाया जाता था। ठीक है, विश्वा जो है इसको आधार बनाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। ऑप्शन ये हो जाएगा। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिकी किसके आदेश पर लिखी थी? अमीर खुसरो द्वारा जो आशिकी की रचना की गई थी यह खिरज खां के निर्देशन पर, या कह सकते हैं कि खिरज खां के कहने पर जो है आदेश पर इसने इसकी रचना की थी। ठीक है, और आशिकी जो देवल देवी और खिरज खान के प्रेम से संबंधित इन पर आधारित जो है यह पुस्तक है जिसकी रचना लगभग 1315 ईस्वी में इसकी रचना जो है अमीर खुसरो ने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसे कहा जाता था नगरम। ऑप्शन सी हो जाएगा। नगरम जो है चोल काल में व्यापारिक नगरों तक सीमित थी और नगरों में व्यापारिक संगठनों, उसके साथ साथ जो व्यापारियों का आवागमन जो होता था उसके साथ साथ लेन देन, ठीक है, और किसी भी प्रकार से जो डाकू गिरोह द्वारा जो है इनके व्यापार को अवरुद्ध न किया जाए, उसके साथ साथ जो है इन सब की देखरेख जो करता था नगरम। ठीक है, नगरम नामक अधिकारी करता था। ठीक, चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नामक किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है? जय शक्ति, विजय शक्ति, नन्नुक या फिर हर्ष? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जय शक्ति। ऑप्शन ए सही है। चंदेल राजा बुंदेलखंड में स्थित था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिसे जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है। महोबा लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जय शक्ति अर्थात जेजा ने अपने शासित क्षेत्र को वैसा ही अपना नाम जेजाक भुक्ति रख दिया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के बाद अर्श आशियाना कहा गया है? यह कहा गया था अकबर को अर्श आशियाना। इसकी मृत्यु के बाद इसे अर्श आशियाना कहा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध हुआ था 14 फरवरी 1658 को, सामूगढ़ का 15 अप्रैल 1658, खजुआ का 5 जनवरी 1659 और देवराई का 13 मार्च 1659। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
सामूगढ़ का 15 अप्रैल 1658, ये आपका गलत है। सामूगढ़ का जो लड़ाई हुआ था यह 29 मई 1658 को हुआ था। ठीक, बी जो है गलत हो जाएगा। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब की गई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई थी वह 11 जून 1665 को हुई थी। 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाया गया था? बाबर का उत्तराधिकारी जो है मेहंदी ख्वाजा को बनाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबर का वजीर निजामुद्दीन एक योग्य प्रशासक और वीर योद्धा था। वह सभी युद्धों में सक्रिय रहा। उसके शासन निजामुद्दीन ही चाहता था कि बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर जो मेहंदी ख्वाजा है इनको बाबर का उत्तराधिकारी बनाया जाए। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी किस इमारत को कहा जाता है? जो हुमायूं का मकबरा है इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा जिसका निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था और ईरानी शैली में इसका निर्माण करवाया गया था और यह मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था और हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वैष्णव संत वल्लभाचार्य के संबंध किस संप्रदाय से था? वल्लभाचार्य जो है यह किस संप्रदाय से संबंधित थे? यह जो है रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, वैष्णव धर्म में जो कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत वल्लभाचार्य हैं जिनका जन्म हुआ था वाराणसी में और इनका जो दर्शन है अद्वैतवादी है और संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जो दर्शन है वो है अद्वैतवादी। ठीक, और संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। ऑप्शन हो जाएगा। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? इनका संबंध था सुहरावर्दी सिलसिले से। ठीक है, बहाउद्दीन जकारिया जो है यह सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे इनका संबंध किस शासक से था? ताताचार्य का संबंध था वेंकट द्वितीय से। ऑप्शन डी हो जाएगा। वेंकट द्वितीय जो अराविडु वंश का शासक था और इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। ताताचार्य यह प्रसिद्ध दार्शनिक और मातला आनंद नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करता था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? राजव्यास की जो उपाधि धारण की गई थी हरिहर द्वितीय ने राजव्यास की उपाधि धारण की थी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गति पर बैठता है और इसने राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराजाधिराज, राजव्यास जैसी उपाधि धारण करता था। इसके पहले के जो शासक थे जैसे हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, इन्होंने जो उपाधि हैं उस उपाधियां नहीं धारण की थी, लेकिन हरिहर द्वितीय यह शासन संभालते ही बहुत सी उपाधियां धारण करता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? कुतुब शाही वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था आपका मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम जो है कुतुब शाही साम्राज्य या वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है, जो मुख्य रूप से विश्व में अन्य इसके साथ साथ जो आपका कुतुब शाही वंश है इसका अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधि या कह सकते हैं कि बंदरगाह के रूप में उभर करके सामने आया था। ऑप्शन भी हो जाएगा। जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से है? जयमल और फत्ता इन लोगों का जो संबंध है मेवाड़ से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर के समय में मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासक था और अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय राणा उदय सिंह के दो सरदार जयमल और फत्ता यह जो दुर्ग की सुरक्षा करते हुए मारे गए थे और इन्होंने बहादुरी के साथ लड़ा था जिस कारण यह जो है प्रसिद्ध हो गए हैं। ठीक है, इनके नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल में स्थित दाखिला दरवाजा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? बंगाल में स्थित दाखिला दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था बारबक शाह ने। बारबक शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बंगाल में इलियास शाही शासकों में रुकनुद्दीन बारबक शाह जो एक सज्जन और कानून मानने वाला शासक था और वह जो है बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था और इसी ने दाखिला दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, और पर्सी ब्राउन ने दाखिला दरवाजा को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्ट रचना कहा था। ठीक, याद रखिएगा पर्सी ब्राउन जो है इन्होंने दाखिला दरवाजा को हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वोत्कृष्ट रचना माना था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? जगत भूषण की उपाधि जो है किसे दी गई थी? देखिए, जगत भूषण की उपाधि दी गई थी हुसैन शाह को। हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि दी गई थी। हुसैन शाह जो है कि विद्वान था, वह हिंदू और मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था और हिंदू और मुस्लिमों के बीच समन्वय की वकालत करता था। ठीक है, और यह जो हिंदुओं में कृष्ण का अवतार, नृपति, तिलक, जगत भूषण उपाधि आदि जो है
यह इसकी थी। और यह जो वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था, ये भी अगर पूछ ले किसका समकालीन था, तो वैष्णव संत जो चैतन्य महाप्रभु हैं यह इनका समकालीन था। ऑप्शन डी हो जाएगा। कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है, इसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, इसने मुल्ला अहमद को महाभारत और राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा, क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन नहीं, कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, तो पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस शासक ने इथोपियाई और तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना का निर्माण किया था? किसने किया था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह किया गया था गयास शाह द्वारा। ठीक है, देखिए मालवा में खिलजी वंश की स्थापना गयास शाह के पिता महमूद खिलजी ने की थी, और अपने पिता की तरह साम्राज्य विस्तार का सोच न रखने के कारण धर्मपरायण था, और इसने चरित्र में बहुत ही अंतर्विरोध था। इसने महल में 10,000 से ज़्यादा दासियां नियुक्त की थी, और इसके साथ साथ यह इथोपियाई और तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना का भी गठन इसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम, साहेब ए खबर, जहादर शाह लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह द्वितीय। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, सॉरी शाह आलम द्वितीय। देखिए इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है साहेब ए खबर, जहादर शाह को लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से बैठा था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा था, और इसको साहिब ए खबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके में अगर हम देखें, लंपट मूर्ख जो है जहादर शाह जो था, इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था, और इसने तत्कालीन शक्तिशाली आमिर जो जुल्फ़िकार खान था, इसकी सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था, और इसके ऊपर उसकी प्रेमिका जो लाल कुंवर थी, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और इनके नेतृत्व में आकर के यह बहुत से ऊट पटांग जो है कह सकते हैं कि डिसीजन लेने के लिए विख्यात है। ठीक है, उसके साथ साथ और इसने जो है जो ढक्कन क्षेत्र था, चौथ और स्वदेशमुखी वसूल करने का अधिकार जो है इसने मराठों को दे दिया था। फर्रुख सियर इसे घृणित कायर कहा जाता है, जिसे मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन खां के नेतृत्व में जो है गठन हुआ था। उसके साथ साथ 1719 में रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि से शासन संभालता है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें, जो आपका मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, और 1739 में जो नादिर शाह ने आक्रमण किया था, इसी के समय में आक्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं बनवाया गया था? अजमेर, जयपुर, दिल्ली या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर में। ठीक है, आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि से जाना जाता है, और यह एक कुशल शासक होने के साथ साथ एक महान विधिवेत्ता खगोल शास्त्री भी थे। इनके द्वारा मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में जो वेधशालाएं हैं इनका निर्माण कराया गया था, अजमेर में नहीं किया गया था। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सही नहीं है? अपने नाम से सिक्के चलवाए, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी और मैसूर मैत्री का वृक्ष लगवाया, ये आपका गलत है। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम में जो वृक्ष लगवाया गया था, यह जर्मनी और मैसूर नहीं बल्कि फ्रांस और मैसूर जो है, इन दोनों के मित्रता के प्रतीक के रूप, मैत्री के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया गया था, न कि जर्मनी। ठीक है, तो भी गलत हो जाएगा। नानकशाही सिक्के किसने चलवाए थे? नानकशाही सिक्का जो चलवाया गया था, यह चलवाया गया था रणजीत सिंह द्वारा। रणजीत सिंह द्वारा नानकशाही सिक्का चलवाया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था? किसके द्वारा गोवा को राजधानी बनाया गया था? जो नीनो डी कुन्हा है, नीनो डी कुन्हा ने इसने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह जो है 1529 में पुर्तगाली वायसराय जो है बन करके भारत में आया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? डचों द्वारा भारत में जो पहला कारखाना खोला गया था, यह कहाँ खोला गया था? यह खोला गया था आपके
मछलीपट्टनम में, ठीक है। डचों ने पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला था, ठीक है। और डच कंपनी की जो पहले स्थापना की गई थी 1602 में की गई थी, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने इन कैप्टन हाकिन्स को 400 का मनसब दिया, जागीर दिया। और कैप्टन हाकिन्स को इसने इंग्लिश खा की उपाधि भी दी थी, ठीक है, इंग्लिश खा की उपाधि भी दी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह जो है जेम्स प्रथम का दूत बन करके, जेम्स प्रथम का दूत बन करके अशोक से मिलने आया था, ठीक है। लेकिन अशोक जिस समय आया, सॉरी अशोक कह रहे हैं, अकबर से मिलने आया था, लेकिन जिस समय यह भारत में आया उस समय अकबर की मृत्यु हो गई थी और मुगल शासक जहांगीर थे, ठीक है, जिन्होंने इसे 400 का मनसब दिया, जागीर दिया और इंग्लिश खा की उपाधि दी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वह एक्सला सैम्पेल की संधि द्वारा हुई थी। एक्सला सैम्पेल की संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। और यह जो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी 1748 में हुआ था, 1748 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक जो लियो कार्टियस है, इसे द्वैत शासन का जनक माना जाता है, ठीक है। और सबसे पहले द्वैत शासन की जो शुरुआत है बक्सर युद्ध के बाद, जो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, उसी में द्वैत शासन देखने को मिलता है, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पहली बार कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1774 में। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें यह प्रावधान किया गया था ये कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी और 1774 में इसका स्थापना हो गया था, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग के गठन की बात की गई थी? किस चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा एक विधि आयोग के गठन की बात की गई थी। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिक था। और मैकाले के नेतृत्व में विधि आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? यह किसने कहा था? यह कथन है लॉर्ड मिंटो का, यह कथन लॉर्ड मिंटो का है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? भारत में संघात्मक सरकार की जो स्थापना है 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार का स्थापना हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं है? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं है? देखिए जेबी कृपलानी जो है यह संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल है। बाकी के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन गोपाल स्वामी अयंगर, यह तीनों लोग शामिल हैं। जेबी कृपलानी इसमें शामिल नहीं थे, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वायसराय विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबली प्रथा का अंत या फिर व्यापकत सिद्धांत की शुरुआत? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्यापकत सिद्धांत की शुरुआत। व्यापकत सिद्धांत की अगर हम शुरुआत देखें, ठीक है, व्यापकत सिद्धांत की शुरुआत अगर हम देखें तो यह डलहौजी से संबंधित है, डलहौजी से, ठीक है। बाकी विलियम बेंटिक यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था जो 1828-1833 तक रहा, ठीक है। 1829 में सती प्रथा का जो अंत हुआ था इसी के समय में हुआ था। ठगी प्रथा की जो समाप्ति की गई थी 1830 में, इसी के समय में। नरबली प्रथा का अंत भी बेंटिक के समय में ही हुआ था, ठीक है। लेकिन व्यापकत सिद्धांत की जो शुरुआत की थी वह डलहौजी ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था यह हुआ था आपके इरविन के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में एक साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और साइमन कमीशन का जो आगमन है वह 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था। ऑप्शन अगर गठन पूछ ले तो साइमन कमीशन का गठन आपके 1927 में हो गया था और 28 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का नहीं बल्कि विलियम बेंटिक ने कहा था कि भारत की जो भूमि है बुनकरों की हड्डी से भरी पड़ी है, तो पहला गलत हो जाएगा, सॉरी पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बताया गया है? अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का जो स्वामी वो जमींदार होता था, ठीक है। और कृषि से संबंधित जो व्यवस्था की अगर हम बात करें 3 प्रकार की थी, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, और उसके साथ साथ महलवाड़ी बंदोबस्त,
रैयतवाड़ी बंदोबस्त। जो अस्थाई बंदोबस्त है यह किया जाता था जमींदारों के साथ, ठीक, और यह टोटल 19% भूभाग पर लाया गया था, ठीक है। और दूसरा जो है आपका महलवाड़ी बंदोबस्त है। महलवाड़ी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो यह जो है जो गांव का मुखिया होता था उसके साथ महलवाड़ी बंदोबस्त किया गया था। और जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वो सीधे किसानों के साथ किया जाता था, ठीक है, सीधे किसानों के साथ किया जाता था, ठीक। और यह भारत के कुल भूभाग के 51% पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता है यह माना जाता है आपके टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इन दोनों को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। 1792 में, सबसे पहले 1792 में कैप्टन रीड द्वारा बारामहल जो क्षेत्र है वहाँ पर इसे लागू किया गया था। उसके बाद 1820 में इसे मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वहाँ पर भी लागू कर दिया गया था, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? बारामहल में 1792 में। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी? किसानों को जो है 3/20 भूमि जो है इस पर नील की खेती करनी अनिवार्य कर दी गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसकी रचना की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है। और ड्रेन थियरी इसको जो है इन्होंने इसी किताब में दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? डलहौजी की व्यापकगत नीति, वेलेजली की सहायक नीति, ब्लैक होल ट्रेजेडी। कौन सा विकल्प गलत है? मतलब कौन जो है 1857 की क्रांति में शामिल था यह बताना है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 1857 जो है डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत और वेलेजली की सहायक नीति, ठीक है, दोनों शामिल था। बाकी ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है यह तो आपका जो प्लासी युद्ध हुआ था उसके पहले की घटना है, ठीक है। ऑप्शन ही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, जिन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है वह हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र है? यह कहा था आउटरम और टेलर ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? कूका आंदोलन जो है कहाँ किया गया था? कूका आंदोलन हुआ था आपके पंजाब वाले क्षेत्र में। कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। भगत जवाहरलाल और सियान साहब यह दोनों लोग जो है कूका आंदोलन के महत्वपूर्ण नेतृत्व करता थे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वह थे आपके बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। और बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था और यह मुख्य रूप से वर्तमान समय में जो झारखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पे हुआ था, झारखंड वाले क्षेत्र में। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था और इसका प्रकाशन जो है नागपुर से किया गया था। कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। इसका जो प्रकाशन किया गया था नागपुर नहीं बल्कि कोलकाता से किया गया था, ठीक है, कोलकाता से। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही। द वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिंटन के समय में, या कह सकते हैं कि इनके द्वारा लाया गया था, ठीक है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसे काले कानून के रूप से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, मुंह बंद करने वाला कानून भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और यह जो आया था 1878 में लिंटन के समय में आया था, ठीक है। ऑप्शन बी। फोर्ट विलियम, और इसी के समय में जो आर्म्स एक्ट है वो भी इसी के समय में आया था, ठीक। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वेलेजली ने किया था। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। जो नवनियुक्त जो सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, जो मतलब
अंग्रेज जो होते थे, इनको भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो धर्म है, इन सब के बारे में जागरूकता वो कर देने के लिए, उसके साथ साथ इसकी शिक्षा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद जो है, 2 या 4 वर्ष बाद इसे बंद कर दिया गया, और इसके बाद जो इनका प्रशिक्षण है वह ब्रिटेन में दिया जाने लगा, हलेबरी कॉलेज में, ठीक है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसमें बाकी अगर हम देखें, इन्होंने जो सुझाव दिया था, इनके द्वारा जो सुझाव दिया गया था, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई थी, ठीक है, न कि इलाहाबाद, पटना और बनारस। तो डी गलत हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है विलियम डिग्बी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है, विलियम डिग्बी के नेतृत्व में किया गया था। और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। और कब किया गया था? 1889 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? इसका जो निर्माण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किया था सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने किया था। 1888 में एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना, मतलब कांग्रेस के विरोध करने के लिए इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है, स्थापना कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू, बेलगाम 1924 मोतीलाल नेहरू, कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल, हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेलगाम अधिवेशन गांधी द्वारा किया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन, और ये भी याद रखिए कि टोटल जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें से 9 अधिवेशन ऐसे हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में हुए थे, ठीक है, 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं है? कौन सा नेता गर्मपंथी नहीं है यह बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले, यह जो है गर्मपंथी नेता नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय शांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को, जो वैलेंटाइन सीरोल है, इसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह कौन बना था? जो 1908 का अलीपुर षड्यंत्र हुआ था इसमें कौन सरकारी गवाह बन गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नरेंद्र गोसाई, ये सरकारी गवाह बन करके जो इनके साथी थे इनके विरुद्ध गवाही दिए थे, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अलीपुर षड्यंत्र के जो 1908 में अरविंद घोष और बारेंद्र घोष सहित टोटल 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 17 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। और इसमें जो है नरेंद्र गोसाई जो हैं इन्होंने यह सरकारी गवाह बन गए थे, जिसके बाद इन्हें बाद में रिहा कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी यह जेल में बंद थे, अभी यह जेल में ही थे, अभी इनको रिहा नहीं किया गया था, तभी जो है जेल में ही जो आपके कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस हैं, इन्होंने गोली मार करके जेल में ही इसकी हत्या कर दी थी, नरेंद्र गोसाई को, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, किस मामले में सुनाई गई थी? काकोरी कांड जो हुआ था इस मामले में इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है, जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से सहारनपुर में जो 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, पैसेंजर ट्रेन, इसको लूट लिया गया था, जिसके बाद जो है इन लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? इसकी हत्या जो है इन लोगों की किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चापेकर बंधुओं द्वारा जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? 1897 में, 1897 में इनकी हत्या कर दी गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में जो शामिल थे खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 जो है
बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, लेकिन उस समय किंग्स फोर्ट जो है वो बच गया था। और जो भारतीय जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके हमदर्द या उनके हिमायती थे जो कैनेडी और उनकी पत्नी, यह लोग उसमें मारे गए थे। ठीक है, कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री, यह लोग मर गए थे। ठीक है, जिसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक, ऑप्शन डी। केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 25 सितंबर 1925 को। 25 सितंबर 1925 को जो केशव बलिराम हेडगेवार हैं, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय की अगर हम बात करें तो नागपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और समझिए निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर शिव वर्मा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, बाकी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, यह लोग जो है इसके सदस्य थे। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब किसका गठन किया गया था? इसका गठन जो है आपका कानपुर में किया गया था। ठीक है, कानपुर में, इसमें शिव वर्मा शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास और नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नासिक षड्यंत्र केस की अगर हम बात करें, नासिक षड्यंत्र के रास बिहारी बोस, यह सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, बाकी रास बिहारी बोस, इनका जो संबंध है दिल्ली षड्यंत्र केस से था, न कि नासिक से। ऑप्शन डी हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हैं, इनको किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस जो है, इसमें जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, 1930 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने लाहौर केस के अंतर्गत मौत की सज़ा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की प्रारंभ किया था? रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाखना, भिकाजी रुस्तम कामा या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब किया था? 1905 में। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन और कानपुर षड्यंत्र, इन्हें क्रम से आपको लगाना है, इन्हें क्रम से लगाना है। देखिए कानपुर षड्यंत्र केस की अगर हम बात करें तो यह हुआ था 1924 में। 1924 में। दूसरे नंबर पे आ जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका जो गठन किया गया था 1928 में किया गया था। ठीक, 1928 में किया गया था। मेरठ षड्यंत्र केस यह जो हुआ था 1929 में हुआ था। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस। और कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था 1934 में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4-2-1-3 ऑप्शन सी। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन की शुरुआत की थी? अहरार आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1906 में बंगाल के मुसलमानों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। एक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1921-22 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने एक आंदोलन की शुरुआत की। एक आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेव थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि एक आंदोलन की शुरुआत जो है बंगाल नहीं बल्कि अवध वाले क्षेत्र में किया गया था। 1921-22 में अवध वाले क्षेत्र में एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों के नियुक्त करने की शक्ति दी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के नीचे हो सकते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अलीपुर षड्यंत्र केस, चढ़गांव, काकोरी ट्रेन डकैती, डलहौजी का स्क्वायर बम कांड और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र, इन्हें क्रम से आपको लगाना है, इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो अलीपुर बम कांड हुआ था
1908 में हुआ था। ठीक, 1908 में। चटगांव की बात करें, चटगांव शस्त्रागार छापा जो मारा गया था, यह मारा गया था 1930 में। ठीक, 1930 में। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी, यह हुआ था आपका 1925 में। ठीक, 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी। ठीक है, और उसके बाद है डलहौजी स्क्वायर बम कांड। डलहौजी स्क्वायर बम कांड की बात करिए, 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। और उसके बाद है आपका दिल्ली लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था, यह 1912 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, डेट याद रखिएगा, ऐसे मिलान करने के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है, इसमें भी आपको कालक्रम से लगाना है। खेड़ा सत्याग्रह, रौलेट, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले चंपारण हुआ था 1917 में। 1917 में चंपारण। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है, यह हुआ था 1918 में। 1918 में। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में ही हुआ था, लेकिन जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल है इसके बाद हुआ था, ये भी 1918 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका रौलेट सत्याग्रह जो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति की गई थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ या फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदार करने का निर्णय लिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर जो है पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसकी अध्यक्षता की गई थी किसके? जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विधेयक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारत और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्ली भेदभाव, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प सही है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्ली भेदभाव। ठीक है, यह समझ, जैसे इसमें प्रावधान क्या था इल्बर्ट बिल विवाद में, इसमें यह था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनको यह अधिकार दिया जा रहा था कि वह भारतीयों के साथ साथ जो यूरोपीय हैं उनके मामले की भी सुनवाई कर सकते हैं और उनको सज़ा दे सकते हैं, जिसका जो उस समय भारत में जो विदेशी रह रहे थे, यूरोपीय जो रह रहे थे, उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया था कि भारतीयों को यह अधिकार या भारतीय जो न्यायाधीश हैं उसको यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था? जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार जो है फ्रैंक मोरिस था। ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रैंक मोरिस। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली जिन्ना जो है यह खिलाफत आंदोलन के समर्थक नहीं थे। और खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वह जो अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली हैं इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और इसने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच की दूरी को बढ़ाया नहीं बल्कि दूरी को कम किया था। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करना था। कौन सा विकल्प जो है इसका क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था यह जो कानून जो संवैधानिक सुधार किए गए थे, संवैधानिक सुधारों से संबंधित समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। 1905 कांग्रेस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1906 दादा भाई नौरोजी, 1907 रास बिहारी बोस और 1910 विलियम बेडरबन। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907। 1907 की अगर हम बात करें, 1907 कांग्रेस अधिवेशन सूरत में संपन्न हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो अध्यक्षता की गई थी यह की गई थी आपके रास बिहारी बोस नहीं है, रास बिहारी घोष द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, देख रहे इतना, रास बिहारी जो घोष हैं इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, न कि बोस द्वारा, तो सी गलत हो जाएगा। ठीक है,
1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा प्रमुख समझौता संपन्न हुआ था? उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक, दोनों विकल्प सही हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और गदर पार्टी के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। कौन सा विकल्प इसका गलत है यह बताना है, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी और इंडिया सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इसी यहीं से किया जाता था, ठीक है, ऑप्शन बी। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है सोहन सिंह भाखना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? कौन सा क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आया था यह बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हेमचंद्र कानूनगो, हेमचंद कानूनगो। यह जो है पेरिस में एक रूसी व्यक्ति से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके 1908 ईस्वी में यह भारत आए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है जो कलकत्ता में मणिकतल्ला बम कांड हुआ था उसमें बम बना करके जो बम विस्फोट किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाना है आपको। दांडी मार्च, दांडी मार्च जो है 5 मार्च 1930 को हुआ था, 1930 को, ठीक, 1930 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था, 1932 तक। और मैकडोनल्ड अवार्ड यह जो आया था यह 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की गई थी। पूना पैक्ट जो हुआ था यह 25 सितंबर 1932 को हुआ था, 1932 को। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा इसकी क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी या इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब, बंगाल। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, बाकी संयुक्त प्रांत मद्रास में बनी थी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनको जो है उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था जब सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा यह सिद्धांत का प्रस्ताव जो 1940 में पारित किया गया था, कब? 1940 में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। लिनलिथगो प्रस्ताव या जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है इस पर विचार करना है। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपका गलत है, ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। क्योंकि जो है भारत को डोमिनियन स्टेट देने की जो बात की गई थी यह भविष्य में दिया जाएगा, ठीक है, भविष्य में जो है इसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया, कब दिया जाएगा इसकी कोई भी जो है समय का निर्धारण नहीं किया गया था। उसके साथ साथ ये कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी में जो कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव में जो भारतीय सदस्य हैं इनकी सभी सदस्य नहीं, लेकिन ये है कि भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। इसमें नहीं कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे, ऐसा प्रावधान भी नहीं किया गया था। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था? किसने कहा था कि जो क्रिप्स मिशन है ये दिवालिया होने वाले बैंक के समान है? यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कौन थे? कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स प्रस्ताव के वार्ताकार थे और जवाहरलाल नेहरू उनके सहयोगी की भूमिका निभा रहे थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है इनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था या प्रस्तुत किया था
जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में जो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, सातारा में वाई चौहान के नेतृत्व में और तामुलुक में मतांगनी हजारा के नेतृत्व में। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। बंगाल जो है, बंगाल के मिदनापुर में तामुलुक नामक स्थान पर सतीश सामंत जो हैं इनके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित का सही कालक्रम में है आपको लगाना है। सीआर फार्मूला, लियाकत अली, देसाई पैक्ट, वेवेल योजना, इन्हें क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आया था इसमें अगर हम बात करें, जो सीआर फार्मूला है यह 1944 में आया था। ठीक, और लियाकत अली देसाई पैक्ट जो है यह 1945 में आया था। वेवेल योजना प्रस्तुत किया गया था, ये भी 1945 में ही प्रस्तुत किया गया था, लेकिन जो लियाकत अली देसाई पैक्ट है यह अप्रैल में आया था और यह जो है आपके जून में आया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3, पहला सही हो जाएगा। 1945 में हुए शिमला समझौते में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग, सिखों के प्रतिनिधि, हिंदू महासभा या फिर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू महासभा। देखिए 1945 के शिमला सम्मेलन में हिंदू महासभा को वायसराय द्वारा भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो सी आपका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया, भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई, संविधान सभा के गठन की बात की गई। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके गलत सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी। भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह आचार्य JB कृपलानी थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, JB कृपलानी। और भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और ब्रिटेन का जो सम्राट है वह जॉर्ज षष्ठ था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? गांधी रेजिमेंट, नेहरू, पटेल या फिर आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटेल रेजिमेंट नहीं, बाकी गांधी, नेहरू, आज़ाद, ठीक है, इनका जो है गठन किया गया था। इसके साथ साथ रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया गया था, तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे, पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। देखिए आज से क्या है कि आर की जो प्रैक्टिस सेट्स है वो कंटिन्यू आएगी। उसके साथ साथ अन्य जो इम्पॉर्टेंट आपके जो फैक्ट वाले जो वीडियो हैं वो भी समय समय पर आते रहेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपका वार्षिकी करंट अफेयर आए घटना चक्र का, उसको पूरा जो घटना चक्र है उसको MCQ फॉर्म में भी कंप्लीट कराया जाएगा। उसका भी वीडियो जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।